हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 12 अगस्त 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एज वेल एज जो आपके अपकमिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन हैं उनके लिए। ना सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें से प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड अगर कहीं पे मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग में इस डाटा का इस्तेमाल करते हैं, इन करंट अफेयर से रिलेटेड कोई रेफरेंस अगर आप यूज करते हैं तो वो आप कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो काफी कुछ है जानने के लिए। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन शुरू करते हैं 12 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहली खबर यह है कि लोकसभा में 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है होम मिनिस्टर के द्वारा, जिसकी मदद से ब्रिटिश टाइम पीरियड के 3 कानून थे उनको रिपील किया जाएगा और उनकी जगह पे इन 3 बिल्स की मदद से 3 नए कानून लाए जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, होम मिनिस्टर साहब भारत के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने अंग्रेजों के टाइम पीरियड के ये जो 3 कानून चले आ रहे थे, इंडियन पैनल कोड जिसको शॉर्ट में आईपीसी बोला जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको शॉर्ट में आईईए बोला जाता है, और तीसरा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको सीआरपीसी बोला जाता है। अंग्रेजों के टाइम पीरियड के इन तीनों कानूनों को रिपील करने के लिए 3 नए बिल्स जो हैं लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए हैं। अब जब भी ये पार्लियामेंट से बिल्स पास हो जाएंगे उसके बाद में इन तीनों कानूनों को रिप्लेस किया जाएगा या फिर इनको हटाया जाएगा और इनकी जगह पे नए कानून लाए जाएंगे। अब जो नए कानून लाए जाएंगे उनके नाम क्या क्या हैं? सबसे पहला है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बिल 2023। दूसरा लाया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस बिल 2023 और तीसरा लाया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल बीएस 2023। तो एक एक करके अब इनके बारे में हम लोग बात करना शुरू करेंगे, मगर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई कौन कौन से बिल्स जो हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है, तो हमको याद रख, और कौन सा बिल किस वाले को रिप्लेस कर रहा है ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। तो अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखना है इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी को उड़ाया जा रहा है या फिर इसको हटाया जा रहा है, इसकी जगह पे एक दूसरा कानून आएगा। दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाया जा रहा है और तीसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को हटाया जा रहा है। अब इनमें से कौन से कानून को रिप्लेस करेगा वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका जो बीएनएस है, बीएनएस बिल यानी कि भारतीय न्याय संहिता बिल जो है वो आईपीसी 1860 को यानी कि इंडियन पैनल कोड 1860 का जो बिल है इसको रिप्लेस करेगा। कौन सा वाला? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 किसको हटा रहा है? इंडियन पैनल कोड आईपीसी को, जो कब बना था? 1860 में। याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी 1860 को रिप्लेस कर रहा है। बीएनएसएस जो है वो सीआरपीसी एक्ट 1898 को रिप्लेस कर रहा है। मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल किसको रिप्लेस कर रहा है? आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर सीआरपीसी को। पहले क्या हो रहा था, क्रिमिनल प्रोसीजर में किस तरीके का कोड फॉलो हो रहा था, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको चेंज किया जा रहा है और वो सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल बीएनएसएस बिल 2023 के तहत। और तीसरा है आपका भारतीय साक्ष्य बिल बीएस जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ये 3 बिल लाए जा रहे हैं, अपने को याद रखना है ये, ठीक है। कौन सा किसको रिप्लेस कर रहा है? आपका जो भारतीय न्याय संहिता है इंडियन पैनल कोड को रिप्लेस कर रहा है। बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या कर रहा है? सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है। और ये जो भारतीय साक्ष्य बिल है ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट इसको रिप्लेस कर रहा है। एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि आपको ये तीनों बिल्स के नाम दे दिए जाएं और ये बोला जाए कि भाई इनमें से पहला वाला कब पास हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, अब इसकी क्रोनोलॉजी बताइए। तो याद रखिएगा, सबसे पुराना है आपका इंडियन पैनल कोड आईपीसी 1860 में हुआ था। उसके बाद दूसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया था और उसके बाद है सीआरपीसी। ये एक सीक्वेंस में अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा कब आया था, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। चले आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये बिल लाए क्यों जा रहे हैं और इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आईपीसी में या फिर सीआरपीसी में या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या दिक्कत थी? 1860 से 1872 से या फिर 1878 से 98 से अगर ये बिल चल रहे हैं और अभी तक चले आ रहे हैं तो फिर इसमें अभी क्या दिक्कत आ गई? ये क्यों आखिर हम लोग इनको चेंज करना चाहते हैं? अगर कहीं इधर उधर छोटा मोटा चेंज करना है तो उसी में आप अमेंडमेंट कर दीजिए। पूरा का पूरा बिल क्यों हटाया जा रहा है या पूरा का पूरा कानून क्यों हटाया जा रहा है? थोड़ा उस पर बात करते हैं। BNS Bill 2023 that replaces IPC has following important features। यानी कि भारतीय न्याय संहिता का जो बिल है 2023 का, जो इंडियन पैनल कोड 1860 को रिप्लेस करेगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहला, इट प्रिस्क्राइब्स कैपिटल पनिशमेंट एज मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग।
मतलब यह कि अगर कहीं पर किसी व्यक्ति को भीड़ ने घेर कर उसकी हत्या कर दी, मार कर अगर उसको लिंच कर दिया, उसकी लिंचिंग कर दी, तो ऐसी कंडीशन में मौत की सजा दी जा सकती है लिंच करने वालों को। अभी तक दिक्कत यह थी कि मॉब लिंचिंग वगैरह के केस में किसी को आप एक्यूज जनरली बना नहीं पाते थे, लोगों को हालांकि पकड़ना शुरू किया गया था, बट कानून में यह था कि मॉब लिंचिंग जो है, भीड़ के द्वारा की गई हत्या जो है, उसमें किसी इंडिविजुअल को आप ऐसे एक्यूज नहीं कर पाते थे। तो इस कानून में बड़ी दिक्कतें थी, इसके चलते कई बार मॉब लिंचिंग करने वाले छूट जाया करते थे। मगर अब उस चीज को दूर किया गया है, और अब अगर आपने मॉब लिंचिंग वगैरह करी है और उसमें आप दोषी पाए गए, अगर भीड़ ने कहीं पर घेर कर किसी व्यक्ति को लिंच किया, किसी की पीट पीट कर या मारकर हत्या कर दी, ऐसी कंडीशन में ये करने वालों को मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट या फिर मौत की सजा दी जा सकती है। दूसरा ये कि अगर आपने किसी महिला के साथ में शादी का वादा कर कर उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या फिर उसका शारीरिक शोषण किया है, तो इस चीज के लिए सजा को बढ़ाकर मैक्सिमम अब 10 साल कर दिया गया। यानी कि किसी व्यक्ति ने शादी का बहाना किया या फिर अगर आपने प्रॉमिस किया, फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, और उसके बाद में आपने किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है किसी लेडी के साथ में, और बाद में फिर आप शादी की बात से पलट गए, आपने उससे इनकार कर दिया या फिर आपने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उसे, इस तरीके की चीजें करी, तो ऐसी कंडीशन में 10 साल की सजा होगी। पहले सजा भी कम थी। तीसरा यह कि सेडिशन का जो एक्ट है या सेक्शन है उसको रिपील कर दिया गया, यानी कि जो आपके ऊपर गद्दारी का या देशद्रोह का जो मुकदमा चलता था उसको अब हटा दिया गया है, उसकी जगह पे फिर नए तरीके के जो हैं चार्जेस वगैरह लाए गए। आप किसी के ऊपर एकदम से ये नहीं है कि आप सेडिशन का चार्ज लगा सकते हो, क्योंकि इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि कोई सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोले तो आप, सरकार के पास में इतनी पावर है कानून के तहत में कि भाई आप उसे सेडिशन बना सकते हो। हालांकि गवर्नमेंट भी पागल नहीं है कि ऐसे हर किसी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा देगी, मगर कई बार इसको क्रिटिसाइज किया गया कोर्ट्स में। फिर जब सेडिशन के चार्जेस लगा के मुकदमे गए तो कोर्ट ने सारे चार्जेस से आरोपियों को बरी कर दिया, इससे फिर और बदनामी हुई कई बार। तो इसके चलते अब ये सेडिशन का जो चार्ज है इसको रिपील किया जा रहा है या फिर सेक्शन को रिपील किया जा रहा है, और इसकी जगह पे दूसरे तरीके के जो है एक्टिविटीज के लिए अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया है और उनकी फिर अलग अलग सजा प्रिस्क्राइब करी गई है। एक खास बात जो भारतीय न्याय संहिता के बिल में है, पहली बार इस बिल ने टेररिज्म को, आतंकवाद को डिफाइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भारत नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स में लगातार ये आवाज उठा रहा है कि भैया टेररिज्म की डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ेगी। जब तक आप टेररिज्म की डेफिनेशन डिफाइन नहीं करेंगे हम लोग टेररिज्म से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आज की 21वीं शताब्दी में ये कई सारे नए नए रूप्स में हमारे सामने आ रहा है। साइबर टेररिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आपके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा टेररिज्म है, रिलीजन बेस्ड टेररिज्म है, आइडियोलॉजी बेस्ड टेररिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, और 10 तरीके की चीजें हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि टेररिज्म की क्योंकि एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, तो उसके चलते कई बार कोई एक्ट जो है उसको आप टेररिज्म का एक्ट मानोगे या फिर किसी एक्ट को आप डिफाइंस का एक्ट मानोगे, किसी पर्टिकुलर चीज को आप क्या किस तरीके से डिफाइन करोगे टेररिज्म को, इसको लेके बहुत दिक्कत आती थी। कोर्ट में कई बार चार्जेस स्टैंड नहीं करते थे और कई बार जो लोग जिन्होंने बड़ी जघन्य घटनाएं की हैं वो भी या तो बरी हो जाते थे या फिर उनको उतनी सजा नहीं मिलती थी जितना मिलनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली इस एक्ट ने पहली बार टेररिज्म को डिफाइन किया है, आतंकवाद को डिफाइन किया। साथ ही साथ जो दूसरे ऑफेंसेस या दूसरे अपराध होते हैं, सेपरेटिज्म हो गया, यानी कि कहीं पर अलगाववाद की भावना आप भड़का रहे हो, देश के खिलाफ लोगों को अगर आप एकजुट कर रहे हो, उनके मन में जहर बो रहे हो, तो वो सेपरेटिज्म वगैरह जो है वो हो गया। इसके अलावा अगर आपने कहीं पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया, जो कि आज की तारीख में हमको कई जगहों पे देखने को मिल रहा है, हालांकि हम लोग उससे बहुत सक्सेसफुली लड़ रहे हैं, मगर जैसे छत्तीसगढ़ के जंगल हो गए जहां पे नक्सली अभी भी आर्म रेबेलियन कर रहे हैं, गाए बगाए हमें खबरें मिलती रहती हैं कि हमारे जवानों के ऊपर हमले हो जाते हैं कई बार, और अनफॉर्चुनेटली कई बार डेथ्स बहुत ज्यादा होती हैं, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस तरीके की जो ये एक्टिविटीज चल रही हैं ये बेसिकली राष्ट्र के खिलाफ आर्म्ड रेबेलियन है, सशस्त्र विद्रोह जो है ये इसको करने की कोशिश है। तो आर्म्ड रेबेलियन को भी अब क्लियर कट डिफाइन किया गया है कि भाई कौन सी गतिविधियां जो है वो आर्म्ड रेबेलियन के केस में आएंगी, और उसके बाद अगर ये आर्म्ड रेबेलियन प्रूव होता है तो फिर सजा क्या मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप देश की अखंडता को, संप्रभुता को अगर चैलेंज करते हो, देश की सोवर्जिनिटी को अगर चैलेंज किया जाता है, तो फिर उसको भी डिफाइन किया गया है कि कौन सी एक्टिविटी जो है देश की सोवर्जिनिटी या अखंडता को चैलेंज माना जाएगा, और अकॉर्डिंगली फिर उसके लिए सजा है। ऑल दीज वेर प्रीवियसली मेंशन्ड अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ। पहले दिक्कत यह थी कि क्योंकि एक तो चीजें बहुत क्लियर डिफाइन नहीं थी, टेररिज्म की तो डेफिनेशन ही नहीं थी, बाकी चीजें हो गई, सेपरेटिज्म की, आर्म्ड रेबेलियन की, सोवर्जिनिटी ऑफ द कंट्री की, या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप एक्शंस वगैरह के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, इन चीजों की एक तो डेफिनेशन अलग अलग जगहों पर थी और अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन उनका होता था। अब सब जगहों से अलग अलग कानूनों से हटाकर इन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया गया, क्लियर कट डेफिनेशंस डिफाइन की गई हैं ताकि किसी तरीके की संशय की स्थिति ना रहे और सही फैसले लिए जा सकें, सही सजा दी जा सके। कुल मिलाकर भारतीय न्याय संहिता यह बोल रही है कि इंडियन पैनल कोड जो है
आईपीसी 1860 जो है, इसमें कम से कम 313 अमेंडमेंट आपको करना पड़ेंगे। लगभग 313 के करीब अमेंडमेंट्स इसमें प्रपोज किए गए हैं। और जब ये हो जाएगा तो क्रिमिनल जस्टिस जो है, यानी कि जब क्राइम किया जाता है, फिर मुकदमे चलते हैं, अल्टीमेटली सजा होती है दोषियों को, और जो आपके पीड़ित हैं उनको जो पीड़ित हैं अल्टीमेटली उनको न्याय मिलता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्रिमिनल जस्टिस का जो पूरा सिस्टम है, इसमें बड़े क्रांतिकारी बदलाव यहां से हमको देखने को मिलेंगे। भारतीय न्याय संहिता जब आईपीसी को रिप्लेस करेगी, बहुत जबरदस्त रिवॉल्यूशनरी चेंजेस यहां पर हमको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये चेंजेस की मदद से एक चीज और होगी, आपका जो जस्टिस है, अब कई सारी फिल्मों में बकायदा डायलॉग्स भी हैं कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है बट इंसाफ नहीं मिलता, या सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं, आदमी गुजर जाता है, मुकदमा चलता रहता है। इस तरीके की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो और इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों का फिर जुडिशरी से विश्वास उठने लगता है, लॉ एंड ऑर्डर से भरोसा उठने लगता है, कहीं ना कहीं फिर लोग जो है फिर कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं। कई बार एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को इसी के चलते सपोर्ट किया जाता है कि पता है कि अगर सामने वाले को मौका मिल गया कोर्ट में जाने का, तो भाई ये केस फिर वो सालों चला लेगा, और जब तक अल्टीमेटली उसे सजा होने की बारी आएगी, या तो आदमी खत्म हो चुका होगा, या फिर वो बात इतनी पुरानी हो गई होगी कि सजा उसको बहुत ज्यादा मिलेगी नहीं। तो इन सारी चीजों के चलते होता यह है कि अब कहीं पर अगर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लोग उसको फिर सेलिब्रेट करते हैं कि किसी अगर व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है। तो वजह यह है कि अल्टीमेटली आपका लॉ से भरोसा उठ रहा है, आपका सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि केस बहुत लंबे चलते हैं। तो अब ये जो पूरा का पूरा अमेंडमेंट किया जा रहा है, इससे जस्टिस जल्दी डिलीवर होगा, इससे न्याय जो है स्पीडीली जो है वो डिलीवर हो सकता है। साथ ही साथ एक ऐसा लीगल सिस्टम बनकर तैयार होगा, एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनकर तैयार होगी जो वक्त के साथ में भी, जिस तरीके से लोग बदल रहे हैं, जिस तरीके से समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकली जो हमारे समाज में बदलाव आ गया, उन सब चीजों को साथ में लेकर चल सके और लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। आज से 50 साल पहले जिस तरीके से हमारा देश चलता था, आज एग्जैक्टली उसी तरीके से हम अपने देश को नहीं चला सकते, क्योंकि समाज बदल चुका है, लोगों की जागरूकता बढ़ गई है, एजुकेशन बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी जो है उसका एक बहुत ज्यादा प्रभाव आपको समाज पे आज देखने को मिलता है। 50 चेंजेस हुए, तो जो पुराना ढर्रा है उसे बदलना ही पड़ेगा। चेंज जो है दैट इज द ओनली कांस्टेंट। और कहीं ना कहीं इस बात को काफी वक्त से महसूस किया जा रहा था कि भाई भारतीय जो न्याय व्यवस्था है, इसमें बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्टीमेटली इसका रिकॉग्निशन सरकार के द्वारा किया गया है, और ये सारे के सारे बदलाव वगैरह करके स्पीडी जस्टिस और देने की बात, और लीगल सिस्टम को ऐसे चेंज करना कि वो कंटेम्पररी नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल के अनुसार जो है डिलीवर कर सके, ये बनाया जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि अगर कोई व्यक्ति अब कानून कोई अगर अपराध करके भाग गया, जैसे दाऊद इब्राहिम है, 92 में या 93 में जो ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद से फरार चल रहा है, आज की तारीख में पाकिस्तान में कराची में बैठा हुआ है। अब क्योंकि वो फरार चल रहा है तो उसको भाई हम उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते, क्योंकि आदमी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज का तोड़ भी निकाला गया है कि अब चाहे आप जो हो, अगर आपको पकड़ा नहीं गया, अगर आपने अपराध किया और आप भाग गए, आप एब्सकॉन्डिंग हो, ऐसी कंडीशन में ऐसे क्रिमिनल्स जो एब्सकॉन्डिंग हैं, जो भाग गए हैं, इनके ऊपर भी, जो इनकी एब्सेंस में भी कोर्ट में मुकदमा चलेगा, और बकायदा इनको फिर सजा दी जाएगी। विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग, या मेहुल चोकसी, या बाकी जो भी लोग हैं जो भागे हुए हैं इस वक्त में, सबके सब फरार चल रहे हैं। अब ये नहीं है कि आप अपराध करके भाग जाओगे और उसके बाद आपको फिर ये कि हमें तो भाई अब सजा वजा होने नहीं वाली है। अगर आप अल्टीमेटली, अब जैसे विजय माल्या भागा हुआ है, अब आप चाहते हो कि उसे इंडिया में लाकर सजा दी जाए। माल्या ने अब वहां पे केस लगा रखे हैं लंदन में कि भाई मुझे इनको एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए, भारत सरकार को या भारत की अथॉरिटीज को ना सौंपा जाए। अब ये केस लोअर कोर्ट से फिर उनके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, इसको लंबा चौड़ा खींच लिया जाएगा। आप 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 5 साल 10 साल तक इस केस को खिंचवाने के बाद में अगर वहां से हमको परमिशन मिल भी गई, तो फिर विजय माल्या इंडिया आएगा, फिर लोअर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, यहाँ पे उसने 15-20 साल खींच दिए। तो पता चला कि जब तक उसके केस का कोई फैसला होता, उसके पहले पहले विजय माल्या स्वर्गवासी हो गए, सजा मिल ही नहीं पाई। तो इस चीज की व्यवस्था कर ली गई है कि तुम अपराध करके देश छोड़ के भागो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम पे मुकदमा चलेगा, तुम्हें बकायदा सजा दी जाएगी, तुम्हें सेंटेंस किया जाएगा। अब तुम्हें वहां से एक्स्ट्राडाइट करके जहां पे भी तुम भाग कर गए हो, पकड़ के वापस लाने में कितना टाइम लगता है पता नहीं, मगर अब ये नहीं होगा कि तुम्हें पकड़ के वापस लाने के बाद यहाँ पे फिर तुम पे मुकदमा चलाया जाए, और तुम जो लीगल लूप होल्स हैं उसका इस्तेमाल कर फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का खेल खेलते खेलते फिर सालों निकाल दो। अब ये नहीं होगा, तुम वहां पर बचने की कोशिश करते रहो, हम तुम्हें एक्स्ट्राडिट करके वापस हिंदुस्तान लाने की कोशिश करते रहेंगे, यहां तुम्हारा मुकदमा चलता रहेगा, सजा तुम्हें दे दी जाएगी। जिस दिन तुम पकड़ में आओगे, जिस दिन तुम्हें तुम्हारी गर्दन से पकड़कर हिंदुस्तान वापस लाएंगे, उसके बाद में पहली फुर्सत में आपको सजा दे दी जाएगी, और अपील वपील का या फिर मुकदमा चलाने का कोई
की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वजह यह है कि आपको पहले ही मुकदमा चलाकर सजा आपकी गैर मौजूदगी में दी जा चुकी है। इसी तरीके से सेक्सुअल वायलेंस का अगर महिलाओं के खिलाफ कोई केस होता है, महिलाओं के खिलाफ अगर यौन उत्पीड़न या फिर यौन दुराचार का कोई केस अगर लेकर आया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बकायदा महिला के जो स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कंपलसरी कर दी गई है, ताकि बाद में फिर किसी तरीके की एविडेंस टैंपरिंग ना हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महिलाओं के वीडियो, अब महिलाओं के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अब कंपलसरी हो गई है, ताकि आपके पास में प्रामाणिक एविडेंसेस रहें एंड बाद में फिर गवाहों को बरगलाया ना जा सके, प्रेशराइज ना किया जा सके। कई बार महिलाओं को भी पे दबाव डाला जाता है कि भाई अपना मुकदमा वापस ले लो, 10 तरीके की चीजें हैं, बहुत से नाटक होते हैं, उन सबसे बचाया जा सके। ये सारी चीजें करने के लिए ये सब कुछ भी जो है किया गया है। तो यहां से समझ में आता है कि बड़े पार्ट ब्रेकिंग किस्म के जो है फैसले लिए गए। अब कई बार पुलिस के ऊपर सवाल उठता है कि भाई पुलिस जो है जानबूझकर मुकदमा लटका रही है, या फिर पुलिस जो है किसी एक पर्टिकुलर पक्ष को फेवर करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के ऊपर भी बहुत बार सवाल उठते हैं। इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि पुलिस जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर सके, इफेक्टिव काम कर सके और अनबायस्ड तरीके से काम कर सके। इसके लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं वो देखते हैं। नाउ पुलिस हैज टू इन्फॉर्म अबाउट स्टेटस ऑफ कंप्लेंट इन 90 days in case if case is punishable with 7 years or more and is to be withdrawn, then police must consult the victim। मतलब ये कि अगर आपके साथ में किसी तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ, अब आपने पुलिस में जाकर एफआईआर कराई, अव्वल तो पुलिस वाले एफआईआर ही नहीं लिखते, उस चीज को भी जो है एड्रेस किया गया है कि भाई आपने एफआईआर करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ऑनलाइन जो है कंप्लेंट की जा सकती है, सारी चीजें हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने एफआईआर कर ली, तो कई बार ये होता है कि एफआईआर कर ली जाती है बट उसके बाद फिर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। अब इस पे भी टाइम लिमिट लगाई गई है कि जिस दिन आपकी एफआईआर रजिस्टर होती है, जिस दिन आपका एफआईआर रजिस्टर हुई है उससे 90 दिनों के अंदर अंदर कंप्लेंट जिस दिन हुई है उससे 90 दिनों के अंदर बताना पड़ेगा कि स्टेटस रिपोर्ट क्या चल रही है, इसमें क्या कार्रवाई हुई है, किसी को अरेस्ट किया गया है कि नहीं किया गया, चार्जशीट बनी है कि नहीं बनी है, केस कब तक कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाने वाला है, सारी बातें आपको 90 दिनों के अंदर अंदर बतानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है आपकी फिर ऊपर जो हायर अथॉरिटीज उनसे सवाल किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी मद्देनजर रखकर बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अलावा लेट्स से कि कहीं पे कोई मुकदमा हुआ, कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ और कोई इंसिडेंट हुआ जिसके बाद फिर कंप्लेंट की गई, कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है और इस इंसिडेंट के बाद में पुलिस में कंप्लेंट की गई। अब पुलिस में कंप्लेंट की गई, कई बार क्या होता है कि लोग बाग फिर बाद में गुस्से में गहमा गहमी में कंप्लेंट कर देते हैं, खासतौर पे अगर शादी ब्याह के मुकदमे चल रहे हैं, तलाक वगैरह का केस चल रहा है, तो कई बार 498A के जो केसेस हैं वो लगा दिए जाते हैं, झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, दहेज प्रताड़ना के और 10 तरीके की बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब फिर गहमा गहमी का माहौल ठंडा होता है, कई बार लोग बाग बाहर जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में कंप्लेंट वापस ले लेते हैं तो फिर वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है, फिर वो मुकदमा नहीं बनता, आपको कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ना पड़ता। तो अगर कोई कंप्लेंट हुई थी किसी घटना की, कोई घटना हुई और उस घटना की कोई कंप्लेंट की गई, इस कंप्लेंट के नतीजे में अगर भैया सजा होती, अगर केस चलता और सजा होती तो 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती। ठीक है, अगर कोई ऐसी घटना का या फिर किसी ऐसे इंसिडेंट का मुकदमा या किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंट की एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसमें अगर केस बनेगा और केस बनने के बाद में अल्टीमेटली फिर सजा दी जाएगी, तो सजा कम से कम 7 साल की या 7 साल से ज्यादा की होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए किसी को मर्डर कर दिया आपने, अनइंटेंशनली अगर किसी को एक्सीडेंट कर दिया और वो मर गया, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा। जाहिर सी बात है उसमें अच्छी खासी सजा होती है, 7 साल से भी ज्यादा की होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको ऐसा कोई इंसिडेंट किया है जिसके चलते कंप्लेंट हुई है और अगर इस पर मुकदमा बनता, अभी बना नहीं है मगर अगर मुकदमा बनता और कोर्ट में जाके आपको लड़ना पड़ता और अगर आखिर में आप कन्विक्ट होते और 7 साल की अगर आप या 7 साल से ज्यादा की सजा होती, इस तरीके के मुकदमे में अगर आगे जाके पार्टियां आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं या कोई इशू बन जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई आप इस कंप्लेंट को वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हो, या कोई एक पक्ष जो है कंप्लेंट वगैरह लेने के लिए विक्टिम की तरफ से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वो अगर इसके लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस कंप्लेंट को विड्रॉ करने के पहले विक्टिम से बाकायदा कंसल्ट किया जाएगा, उसकी अनुमति ली जाएगी, उसके बाद ही इस तरीके के मुकदमे जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। इससे यह भी है कि किसी विक्टिम के ऊपर दबाव बना के काम ना करवाया जाए। किसी भी विक्टिम को अगर जिसके ऊपर भी इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है जिसके चलते 7 साल की सजा आगे हो सकती है आरोपी को, और यह मुकदमा फिर विड्रॉ करने की बात आ रही है, तो बकायदा उसकी कंसल्टेशन के बाद ही ऐसे मुकदमों को विड्रॉ किया जाएगा। उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव के कहने भर से या उससे आपने साइन वाइन करा लिया और दस्तखत करा के ले गए या अंगूठा लगवा के ले गए और
उसकी सहमति मान के फिर आप जो है उसको विड्रॉ करवा लो। अब ऐसे नाटक नहीं होंगे, आपको बकायदा उनकी परमिशन लेना पड़ेगी, कंसल्टेशन वगैरह के बाद में आपको उनकी परमिशन जो है मानी जाएगी कि आपने ली है। ये सारी चीजें भी की जा रही हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव जो पहली बार हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम में किया जा रहा है वो ये है कि कम्युनिटी सर्विस जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूं कि कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होता है। देखिए, अमेरिका में ये सिस्टम है कि अगर आपने कोई छोटा मोटा अपराध किया है, कोई अगर आपने सिग्नल जंप कर दिया या पे छोटी थोड़ी बहुत मारपीट कर ली, कोई छोटा मोटा कानून तोड़ दिया, तो उसके लिए आपको जेल नहीं भेजकर आपसे कम्युनिटी सर्विस करवाई जाती है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब आपसे कोई पब्लिक स्पेसेस में ऐसे काम करवाए जाते हैं जिससे पूरी की पूरे समाज का भला हो। पार्क वगैरह में आपसे पानी डलवा देंगे, पेड़ लगवा देंगे, कहीं पे गंदगी वगैरह है तो सफाई करवा देंगे, इस तरीके की चीजें ये कम्युनिटी सर्विस में गिना जाता है। और कम्युनिटी सर्विस आप एक बार अपना सर्व करते हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ घंटे वगैरह की, तो उसके बाद में फिर आपको ये माना जाता है कि आपकी सजा पूरी हो गई है, आपको जेल नहीं जाना पड़ता और आप जाके अपना नॉर्मल जिंदगी अपनी जी सकते हो, वार्निंग वगैरह देके छोड़ दिया जाता है। अब इंडिया में भी दिक्कत ये है, छोटे से छोटे मसलों में अगर रिपोर्ट हो जाती है, कंप्लेंट दर्ज हो जाती है और उसके बाद में फिर किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो सामने वाले को जेल ही भेजना पड़ता है। छोटे मोटे मुकदमों में अब आदमी को अगर आप जेल में रखोगे तो इससे ओवर क्राउडिंग होगी, ओवर क्राउडिंग के चलते फिर आपके जो जेल्स हैं उनकी कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को रखने के चलते फिर और 10 तरीके के नाटक होते हैं। इन सारी बातों को समझते हुए और छोटे छोटे केसेस में लोगों पे एफआईआर करके उनकी जिंदगियां खराब करने से उनको बचाने के लिए अब हमने भी अपने देश में आईपीसी को हटा के ये जो भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है इसमें एक कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया है कि छोटे मोटे या स्पेसिफिक जो कुछ क्राइम्स हैं उनके लिए अब आपको जेल ना भेजकर आपसे ऐसे काम करवाए जाएंगे कम्युनिटी सर्विस के तहत जिससे समाज का कुछ भला होगा। और इससे फिर अब यह है आपको भी समझ में आ जाएगा, आपको भी सुधरने का मौका मिलेगा, आपको भी एक वार्निंग देकर छोड़ा जाएगा ताकि आप आगे सचेत रहें और आपका व्यवहार एक अच्छे नागरिक के तौर पर रहे। ओवर क्राउडिंग से जेल्स को बचाया जा सके और आपकी जिंदगी भी खराब होने से बचाई जा सके, अगर केस वगैरह बन जाए और सजा वगैरह दी जाए आपको, उस चीज के चलते फिर आगे बहुत नाटक होते हैं तो उससे भी आपको बचाया जा सके। इसके अलावा एक और चेंज जो है वो ये है कि चार्जशीट फाइल करने के लिए अब 180 दिनों की लिमिट दे दी गई है। मतलब ये कि पुलिस अब ये नहीं बोल सकती कि भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसलिए हम लोग चार्जशीट लेकर नहीं आ सकते इनडेफिनेटली। पहले ये होता था कि महीनों सालों जो है आप लटका के रखते थे, मुकदमा जो है वो कोर्ट के सामने पहुंच ही नहीं पाता था। वजह ये थी कि पुलिस चार्जशीट फाइल ही नहीं करती थी। चार्जशीट फाइल ना करने का जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता था वो ये था कि साहब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो इसके चलते कई बार जो है मुकदमे सालों तक जो है लटके रहते थे, महीनों तक जो है आपका चार्जशीट फाइल नहीं हो रही और इस बीच में फिर इस पर्टिकुलर वक्त में बहुत सारे खेल खेले जाते थे। जिसने आदमी ने केस लगाया उसे डराया धमकाया जाता था, या अगर आप रसूखदार किस्म का आरोपी है तो वह 10 तरीके के नाटक करता था, बहुत से इश्यूज होते थे। तो चार्जशीट फाइल ना कर सकने की जो पुलिस वालों की ये दिक्कत थी और इंडेफिनिट टाइम तक वो लटका के रख सकते थे मसला, इसके चलते कई सारे केसेस बड़े नेगेटिवली इंपैक्ट होते थे। अब इस बात का भी ध्यान रखा गया है और जिस दिन आपकी एफआईआर वगैरह हुई है उससे मैक्सिमम 6 महीने या 180 दिनों का टाइम आपको दिया गया है कि इतने वक्त में आपको चार्जशीट फाइल करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। 90 दिनों के अंदर वैसे तो आपको चार्जशीट फाइल करनी है, मगर ये कोर्ट के ऊपर है कि वो आपको 90 दिन और दे दे। मतलब समझिएगा इस बात को, पहले आप लंबे इनफाइनाइट टाइम तक लटका सकते थे मुकदमे को कोर्ट के सामने पेश होने से ये बोल के कि साहब चार्जशीट अभी बनी नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आपको 90 दिनों के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चार्जशीट बनानी है और उस लेट से कि 90 दिनों में आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया तो कोर्ट के सामने आप जाके बताओगे कि क्या वजह है जिसके चलते इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया। तब कोर्ट की ये इच्छा है, कोर्ट की ये मर्जी है कि वो आपको कितने दिनों का टाइम देना चाहते हैं और फर्दर मैक्स टू मैक्स कोर्ट आपको 90 दिन का टाइम और दे सकते हैं। तो 90 दिन जो आपको मिले हुए हैं यानी कि 3 महीने का वक्त जो आपको मिला हुआ है इन्वेस्टिगेशन पूरा कर चार्जशीट फाइल करने का, किसी वजह के चलते अगर वो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाए तो 3 महीने का टाइम कोर्ट आपको और दे सकता है। तो मैक्स टू मैक्स 6 महीनों के अंदर अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी ही पड़ेगी और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कोर्ट फिर पुलिस के खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा। इससे ज्यादा आपको एक दिन और फर्दर नहीं दिया जाएगा, इससे ज्यादा और आप कह सकते हैं कि एक्सीड नहीं किया जाएगा। इतने वक्त में आपको चार्जशीट फाइल करनी ही पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये हो गया चार्जशीट वगैरह का। इसके अलावा Government of Day will have to decide on prosecution sanctions against police officers and civil servants in 120 days, else it would be deemed permitted। कई बार देखिए क्या होता है कि पुलिस वाले हो गए या कोई सिविल सर्वेंट हो गए, ये लोग भी कई बार अपने अधिकारों का या अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि पुलिस वाले ने किसी को जानबूझकर जो है
अब कई सारे केसेस आए हैं, मैं ये नहीं बोलता कि सब लोग ऐसा करते हैं, बट कई जगहों पर ऐसा हुआ है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेरठ का एक केस आया था जिसमें पुलिस वालों ने खुद जाकर जो है एक गन जो है आरोपी के घर में रखी और बाद में खुद जाके उसे बरामद कर ली। वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, तो इसके चलते अब उनके खिलाफ जांच बढ़वाई गई है। मगर बेसिकली आपने खुद जो है वहां पर जाकर एक ऐसी चीज रखी है जिसकी बरामदगी पर आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, तो ऐसे ऐसी हरकतें की जा रही हैं। अब ये ताकत का गलत इस्तेमाल है। कई बार किसी ने कुछ नहीं किया तो भी उसको उठा के अरेस्ट कर लिया। दूर दराज के इलाकों में खासतौर पे चीज बहुत होती है, और उसके मारपीट करी या फिर उसके साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया। रसूखदार लोग कई बार इस तरीके से, अगर पुलिस में अपनी पहचान है तो उसके चलते लोगों को अरेस्ट करवा देते हैं। कई सिविल सर्वेंट्स आपका काम नहीं करते, आप पे रिश्वत देने का दबाव बनाते हैं। ये सारी चीजें की जाती हैं। तो इन सब बातों के चलते होता यह है कि पुलिस वाले या ये लोग जो है अपनी जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपनी ताकत का कई बार गलत इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इनके खिलाफ मुकदमा करना है या फिर आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करके चाहते हो कि कोई एक्शन लिया जाए, तो यहां पर इनके पास में एक शील्ड है कि भाई हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, हम तो अपना काम कर रहे थे, हम पर काय का मतलब ऐसा मुकदमा बनता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर सरकार के पास में ये राइट है या पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कि आपको किसी पर्टिकुलर पुलिस वाले पे या फिर किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए या फिर कार्रवाई करने का सैंक्शन देना है या नहीं देना है। तो अगर गवर्नमेंट जो है, पहले यह था कि गवर्नमेंट कितना भी वक्त ले सकती थी कि आपने किसी पुलिस वाले के खिलाफ या किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ एक्शन लेने का सैंक्शन देना है या मुकदमा चलाने की इजाजत देनी है या नहीं देनी। अब सरकार को 4 महीनों के अंदर अंदर या फिर 120 दिनों के अंदर अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपना सैंक्शन देना है प्रोसिक्यूशन के लिए, मुकदमा चलाने के लिए, या नहीं देना। अगर आपने 120 दिनों के अंदर अंदर परमिशन दे दी प्रोसिक्यूशन की, तब तो ठीक है, तब तो फिर मुकदमा चलेगा। अगर आपने परमिशन नहीं दी तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि परमिशन क्यों नहीं दी गई है। और अगर 120 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करी, आपने कोई ना परमिशन दी है ना परमिशन देने से मना किया है, तो जैसे ही 120 दिन खत्म होंगे वैसे ही ये माना जाएगा कि भाई आपने परमिट कर दिया था। अब ये माना जाएगा 120 दिन खत्म होते कि सरकार की तरफ से परमिशन मिल गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सरकार लटका सकती थी इस पर्टिकुलर बात को कि हमारे किसी पर्टिकुलर अफसर के खिलाफ आपने जो है प्रोसिक्यूशन करना है, अगर मुकदमा चलाना है, कार्रवाई के लिए कोई मुकदमा चलाना है, तो उसकी परमिशन हम देने में कितना भी वक्त ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। 120 दिनों के अंदर अंदर या तो परमिशन दो, नहीं तो 120 दिन जैसे ही खत्म होते हैं वैसे ये मान लिया जाएगा कि परमिशन दे दी गई है और प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई चालू कर दी जाएगी। ये बहुत पाथ ब्रेकिंग है। इससे जो आपकी सरकारी मशीनरी है या फिर जो सरकारी अफसर हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो, उन पे भी अब थोड़ा दबाव पड़ेगा। उनके अंदर भी डर रहेगा कि वो अपनी ताकत का अनशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंप्लेंट हो गई और 120 दिनों में अगर सरकार ने परमिशन दे दी तब भी मुकदमा चलना है, नहीं दी तब भी मुकदमा चलना है। तो अब ये डर नहीं कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता, वो वाली जो हरकतें हैं वो खत्म हो गई हैं। इसके बाद में वीडियोग्राफी ऑफ सर्च एंड सीजर हैज बीन मेड कंपल्सरी एंड चार्जशीट विल नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट इट। मतलब यह कि अगर कहीं पर आप लेट से रेड मारने जाते हैं, कहीं पर अगर आप सर्च करते हैं और सर्च कर कर किसी जगह से अगर किसी चीज को जब्त किया जा रहा है और उसको फिर मुकदमे में बकायदा चार्जशीट में शामिल किया जा रहा है कि इतने इतने वक्त पर हम लोग गए, फलानी फलानी जगह पर रेड मारी गई या दबिश दी गई, वहां पे सर्च किया गया, सर्च वगैरह में फिर हमको ये चीजें मिली हैं जो आपत्तिजनक स्थिति में थी और उसके या फिर जो भी था, और हमने फिर इनको वहां से बरामद किया है या फिर वहां से हमने इनको जब्त किया है। अब सिर्फ कह देने भर से काम नहीं चलेगा चार्जशीट में। अगर इस तरीके के सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और वहां से अगर किसी चीज की बरामदगी हो रही है तो इस पूरी चीज की वीडियोग्राफी कराना पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी चीज की वीडियोग्राफी कराना पड़ेगी। सिर्फ पुलिस के कह देने भर से नहीं मान लिया जाएगा। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मेरठ में भी कुछ वक्त पहले सीसीटीवी कैमरे में ये कैद होता है कि कुछ पुलिस वाले गए, एक आपका जो है वहां पे गन रखी और कुछ वक्त के बाद में आया और उन्हीं लोगों ने उस गन को जब्त करके वहां का जो रहने वाला निवासी था उसको उठा के अरेस्ट कर लिया। अब सीसीटीवी कैमरे में क्योंकि ये बात कैद हो गई थी इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मगर अगर ये कैद नहीं होती तो फिर पुलिस के शब्द को ही आखिरी बात माना जाता कि साहब यहां से बरामदगी वगैरह हुई है। अब से ऐसा नहीं हो सकता। अब से सर्च होगी या फिर अगर आप किसी जगह से किसी भी चीज की अगर बरामदगी कर रहे हो, जब्त कर रहे हो उसको, तो उस पूरी चीज की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाना कंपलसरी कर दिया गया है। इसके बिना अगर आपने चार्जशीट में ये लिखा कि साहब यहां पे दबिश दी गई और यहां से ये चीजें की गई, वीडियोग्राफी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो फिर चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और बाकायदा जिन्होंने फिर ये हरकत करी है वीडियोग्राफी ना करे बिना आपका सर्च एंड सीजर करने की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्नोलॉजी का बड़ा सही इस्तेमाल जो है किया गया। और ये भी नहीं बोला जा सकता कि साहब वीडियोग्राफी करने के लिए इक्विपमेंट नहीं था, क्योंकि सड़े से सड़ा फोन भी जो है उसमें कैमरा आता है, उससे वीडियो वगैरह बनाए जा सकते हैं, वीडियोग्राफी की जा सकती है। तो ये बहुत एक सही, आप कह सकते हैं सही कदम है जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लाने का और पुलिस की कहीं ना कहीं आप
इनफाइनाइट किस्म की पावर है जिनका दुरुपयोग हो सकता था उसको कर्व करने का। इसके बाद में आते हैं फॉरेंसिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस मेड कंपलसरी इन ऑल क्राइम्स पनिशेबल विद 7 years। फॉरेंसिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस मेड कंपलसरी इन ऑल क्राइम्स पनिशेबल विद 7 years, मतलब अगर इस तरीके का कोई अपराध हुआ है जिसमें सजा अगर होती है तो या तो 7 साल की होगी या 7 साल से ज्यादा की होगी, ऐसी कंडीशन में जितने भी आपके फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं, डीएनए हो गया और बाकी सारी चीजें जिनकी फॉरेंसिक जांच कर कर आप जो है एविडेंस बनाकर सामने वाले के खिलाफ उसको सबूत के तौर पर रख सकते हो कोर्ट में, इन सबका कलेक्शन अब जरूरी हो गया है। फॉरेंसिक एविडेंसेस का कलेक्शन अब कंपलसरी है। इस सब चीजों का नतीजा ये निकलेगा कि पहले जो आपका सबूतों के अभाव में आरोपी छूट जाया करते थे, कई बार ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं इस देश में कि बम ब्लास्ट के आरोपियों को आपको छोड़ना पड़ गया। अक्षरधाम मंदिर में जो हमला हुआ था उसके उसमें कई सारे जो कन्विक्ट हुए, कई सारे जो एक्यूज हुए थे उन लोगों को जो है छोड़ा गया था जिन्होंने आतंकवादियों की मदद वगैरह करने का आरोप लगा था जिनके ऊपर, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास सबूतों का अभाव था। एंड कोर्ट ने बाकायदा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज किया था कि, तो इन सब चीजों के चलते कई सारे लोग जिन्होंने शायद अपराध किया भी है वो बच जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीजें करने का नतीजा ये निकलेगा कि कन्विक्शन रेट लगभग 90% हो जाएगा, यानी कि अगर 100 केसेस लगाए जा रहे हैं तो उसमें कम से कम 90% केसेस में जो है सजा 100 में से कम 90 केसेस में सजा होगी। अब ये नहीं है कि सबूतों के आरोप में बाइज्जत बरी करना पड़ रहा है और लॉ का मजाक बन रहा है, मौकड़ी उठ रही है और लोग फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म वगैरह हो रहा है, 10 तरीके की चीजें हो रही हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है वो ये है कि सेंटेंसेस का जो रेमिशन होता है, पॉलिटी में हम लोग पढ़ते भी हैं कि भाई आपका जो भारत का राष्ट्रपति है वो लोगों की सजा माफ कर सकता है या फिर इनको कम कर सकता है, या फिर आपका जो स्टेट का गवर्नर है उसके पास में भी ये पावर है कि वो सजा या तो माफ कर सकता है या फिर वो कम कर सकता है। इसके चलते होता क्या है कि कई बार जैसे बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के लोग होते हैं, आपको लेट से सजा हो गई तो आप उसके बाद में गवर्नर के पास में या प्रेसिडेंट के पास में आपने जो है दया याचिका लगा दी, और आप बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन हो या फिर बहुत इन्फ्लुएंशियल किस्म के आदमी हो जिसका उठना बैठना है हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में, तो उन्होंने किसी तरीके की सेटिंग करा के आपकी पता चला सजा माफ करा दी। अब ये इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता कि आपको कोर्ट ने जो है सजा दी है, मगर क्योंकि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे थे कई सारे लोगों से, तो या तो गवर्नर हाउस से या प्रेसिडेंट से आप माफी लेकर आ गए। इस तरीके की चीजें ना हो, इसलिए जो सेंटेंस ऑफ ये जो रेमिशन ऑफ द सेंटेंसेस है, सजा को माफ करने की या जो कम करने की पावर्स हैं, इसको लेकर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट यह है कि अगर किसी व्यक्ति को मौत की सजा हुई है तो उसकी सजा कम कर कर आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की जा सकती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को मौत की सजा हुई है तो ये नहीं होगा कि तुम्हारी सजा माफ, सब कुछ माफ, तुम अब आजाद हो, तुम घर जाओ और मजे करो, अब ये नहीं होगा। अगर मौत की सजा हुई है तो मौत की सजा को कम कर कर आप लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हो। आप उसे आजाद नहीं कर सकते, रहना उसे अभी भी जेल में पड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को आपका लाइफ सेंटेंस हुआ, यानी कि अगर उम्र कैद की सजा हुई है तो उसकी सजा कम करके मैक्स टू मैक्स आप 7 साल कर सकते हो, उससे कम नहीं कर सकते। मतलब झक मार के आपको 7 साल अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी को 7 साल की सजा हुई है तो उसको कम कर कर आप 3 साल तक कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको 7 साल की सजा हुई और आप गवर्नर हाउस या कहीं पहुंच गए, आपने माफी ले ली, रेमिशन करवा लिया और उसके बाद में खत्म हो गई कहानी। इसी तरह से जेल प्रशासन के पास में भी ये पावर है कि अगर आपने अच्छा व्यवहार किया तो फिर आपकी सजा को माफ किया जा सकता है और एक सर्टेन पॉइंट के बाद में आपको जो है बकायदा छोड़ा जा सकता है कोर्ट से। अब ये भी नहीं होगा, एक सर्टेन अगर आपको सजा मिली है तो उसको एक सर्टेन सजा तक ही कन्वर्ट किया जा सकता है। मौत की सजा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट काटो, मैक्स टू मैक्स इतना ही माफी मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं। उम्र कैद तो काटना पड़ेगी। उम्र कैद हुई है तो ये नहीं है कि तुम्हें माफ करके भेज दिया जाएगा कुछ सालों के बाद में, तुम्हें झक मार के 7 साल जेल में रहना ही पड़ेगा कम से कम, इससे पहले नहीं छोड़े जाओगे। इसी तरह अगर 7 साल की सजा हुई है कम से कम, तो 7 साल की सजा को कम करते करते मैक्स टू मैक्स 3 साल लाया जा सकता है, मगर 3 साल से पहले आप नहीं छूटोगे चाहे कुछ हो जाए। तो इस सारी चीजों की मदद से अब यह है कि कल को अगर किसी बड़े नेता या राजनेता को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका पॉलिटिकल क्लाउट है, जिसकी पहचान है, पकड़ है, अगर उसको सजा होती है तो फिर वो माफ करवा के बाहर नहीं आ सकता, वो स्पेयर नहीं होगा, वो रहेगा जेल के अंदर। थोड़ी सजा कम हो जाएगी मगर अल्टीमेटली जेल काटना पड़ेगी, आपकी जिंदगी का एक अमूल्य वक्त जो है वो जेल में कटेगा। तो ये सारे के सारे जो बदलाव हैं अपने आप में बड़े पाथ ब्रेकिंग किस्म के बदलाव हैं, और इन सब के चलते आपकी जो पूरी की पूरी जुडिशरी की व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम जो है, कन्विक्शन रेट वगैरह बढ़ेगा और बहुत सी चीजें होंगी, इसमें बहुत बदलाव आएगा। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का एक भरोसा उठ रहा है न्याय व्यवस्था से, सिस्टम के ऊपर जो एक भरोसा हिला हुआ है, और इसी के चलते कई बार इनकाउंटर्स अगर होते हैं अपराधियों के तो जनता उसको बड़ा सेलिब्रेट करती है। जिसका एक एग्जांपल है प्रियंका रेड्डी का जो केस हुआ था कि उस लेडी का रेप कर कर उसको
उसकी बॉडी को जला दिया गया था हैदराबाद में। तो उसके बाद में जो 3-4 अपराधी थे, पुलिस ने फिर उनका इनकाउंटर किया था। बाद में फिर उस इनकाउंटर को लेके कोर्ट ने अपनी इंक्वायरी वगैरह करी और कई लोगों को सजा भी दी गई थी। बट पॉइंट यह है कि जनता इस फैसले से बहुत खुश हुई थी और जनता ने बकायदा पुलिस वालों के ऊपर पुष्प वर्षा करी थी इस इनकाउंटर को होने के बाद में, क्योंकि जनता के बीच में गुस्सा बहुत था और लोगों का यही कहना था कि इस महिला के साथ में इन्होंने इतनी दरिंदगी करी है, अर्धजली स्थिति में उसकी जो लाश मिली थी वो बड़ा रूह कपा देने वाला सीन था। और ये लोग फिर अब लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, राष्ट्रपति के पास में इनकी दया याचिका जाएगी। सालों ये जेल में मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे और सारी चीजें हैं। एंड जब तक सजा मिलने की बात आएगी तब तक इतना वक्त निकल चुका होगा कि लोग बाग फिर बोलेंगे कि थोड़ा सजा कम दे दी जाए, ये कर दी जाए, वो कर दी जाए, 50 तरीके की चीजें हैं। तो उसी जगह तुरंत फुरत न्याय जो हुआ कि लोग उनका इनकाउंटर हो गया, लोगों ने उसको बहुत सेलिब्रेट किया। ये एक इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं जनता का व्यवस्था, आपका जो पूरी व्यवस्था है न्याय प्रशासन से कहीं ना कहीं विश्वास उठ चुका है या उठ रहा है, या उतना नहीं है जितना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे चेंजेस बहुत पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट लाने वाले हैं और कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, अपराधियों को सजा होगी। जब जनता अपने सामने चीजें होती हुई देखेगी तो ऑब्वियस सी बात है इससे कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी और काफी ज्यादा जो है इसके एडवांटेजेस हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये जो है न्यूज हो गई। अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके से यहां से बन सकते हैं एक बार वो भी हम सारा देख लेते हैं, फिर बाकी बात करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये 3 बिल्स क्यों लाए जा रहे हैं और इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स रहने वाले हैं उसके बारे में बातचीत कर ली। अब ये देखते हैं कि यहाँ से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेंस में कहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से बिल्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं और कौन सा बिल कौन से वाले को रिप्लेस करेगा। तो अपने को याद रखना पड़ेगा ये जो भारतीय न्याय संहिता है, ये हालांकि मैंने थोड़ा पहले भी बताया था, मगर ये इंडियन पैनल कोड को रिप्लेस करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये जब पास होगा तो ये सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा और भारतीय साक्ष्य बिल जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। एक सवाल तो यही बनता है, हालांकि ये मुश्किल ही है कि पूछा जाए, इतना आसान सवाल बड़ा अनलाइकली है कि यूपीएससी पूछे। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि इनमें से कौन सा बिल पहले आया था कौन सा बाद में आया था, ये आपको सीक्वेंस में जमाना है। इंडियन पैनल कोड पहले आया था या सीआरपीसी पहले आया था या इंडियन एविडेंस एक्ट पहले आया था। तो अपने को याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले इंडियन पैनल कोड आया था 1860 में, उसके बाद में आया है अपना ये इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट ये आया 1872 में, और उसके बाद में सीआरपीसी आया यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये आया है 1898 में। ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। इस पर एक सवाल बनता है और एक वाजिब सवाल बनता है, क्योंकि अगर ये बिल्स क्योंकि अब पास होने वाले हैं, इतने बड़े लेवल पर अगर चेंजेस हो रहे हैं और जिनको रिप्लेस किया जा रहा है तो कम से कम उनका अपने को सीक्वेंस या कब कौन सा बिल कब आया था इसका नॉलेज होना चाहिए। ये एक वाजिब सवाल है जो यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में पूछ सकती है, इनफैक्ट 25 में भी पूछ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फीचर्स जो हैं इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी विथ रिगार्ड टू द पासिंग ऑफ द भारतीय न्याय संहिता बिल या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल या फिर भारतीय साक्ष्य बिल, कंसिडर द फॉलोइंग आपके स्टेटमेंट्स हैं, ये बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फिर ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अपने को याद रखना पड़ेगा कि ये जो बिल है वो बॉम्ब लिंचिंग के लिए जो है कोई मैक्सिमम पनिशमेंट डिफाइन करता है या नहीं करता। मैक्सिमम पनिशमेंट डिफाइन करता है तो डेथ पेनल्टी करता है या 10 साल तक के लिए सजा दे रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे पहला है कि भाई ये जो बिल है, जो भारतीय न्याय संहिता का बिल है जो आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, वो ये कहता है कि मॉब लिंचिंग अगर होगी तो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सजा दी जा सकती है। अब यूपीएससी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके ये लिख देगी कि भाई ये जो बिल आने वाला है जो आईपीसी को रिप्लेस करेगा, ये मॉब लिंचिंग के लिए मैक्सिमम आपको 10 साल की सजा देगा। अब आपने ये बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 10 साल की सजा नहीं दी जा रही, कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है। इस तरीके से स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके थोड़ा सा वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर ये बोला जा सकता है कि जो सेडिशन का जो सेक्शन है उसमें सेडिशन को डिफाइन किया गया है। ये जो नया बिल है इसमें सेडिशन को डिफाइन किया गया है। स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो जवाब हो जाएगा कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सेडिशन का पूरा सेक्शन उड़ा दिया, रिपील कर दिया है, डिफाइन कुछ नहीं किया। तो पॉइंट ये है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन यूपीएससी इस तरीके से इस कंटेंट से बना सकती है और इसलिए अपने को ये सारा का सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इसी तरीके से कि इस बिल की खासियत यह है कि पहली बार जो है इसने आपका सिर्फ
टेररिज्म को डिफाइन किया है। अगर इतना सा लिख दिया जाए कि इस बिल ने सिर्फ टेररिज्म को, या फिर बिल फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइंस टेररिज्म ओनली, इस तरीके से स्टेटमेंट बना दिया जाए तो ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया, साथ ही साथ सेपरेटिज्म जो है या आर्म्ड रेबेलियन जो है, सोवर्जिनिटी ऑफ द कंट्री को भी जो है को चैलेंज करने वाली हरकतों को भी डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से यहां से स्टेटमेंट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, इस तरीके से स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। पीएससी वालों से मैं इतनी उम्मीद नहीं करता कि वो इतने तगड़े क्वेश्चन पूछेंगे। वहां पे ये पूछा जा सकता है कि कितने अमेंडमेंट आने वाले हैं, तो अपने को याद रखना पड़ेगा कुल मिला के 313 अमेंडमेंट आज की तारीख में प्रपोज किए गए, क्योंकि वहां पे जनरली नंबर वंबर पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी में मोर और लेस 2023 के पहले तक तो कम से कम ऐसी इज्जत थी यूपीएससी की कि आपसे अंडशंट सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लॉजिकल सवाल पूछे जाएंगे। तो ये रट के जाना कि 313 अमेंडमेंट किए गए हैं जरूरी नहीं था। 2023 में जिस तरीके का पेपर सेट किया गया था, बड़ा इररिस्पॉन्सिबल और घटिया किस्म का जो पेपर बनाया गया था, जिसको सिर्फ टफ बनाने के नाम पर अतरंगी किस्म के वाहियात सवाल डाले गए थे, अगर वैसे कुछ क्वेश्चंस आ गए तो उसमें शायद पूछा भी जा सकता है, मगर जनरली इस तरीके के क्वेश्चन स्टेट पीएससी में आ सकते हैं कि कितने अमेंडमेंट थे, 300 थे, 313 थे, वगैरह वगैरह। यूपीएससी में नहीं आते हैं। चलें, तो ये हो गया। इसके बाद आगे क्या बनाया जा सकता है, ये जो पर्टिकुलर है कि महिलाओं के खिलाफ अगर वायलेंस होगा तो फिर उनका स्टेटमेंट्स वगैरह की वीडियो रिकॉर्डिंग करना जो है कंपलसरी कर दिया है कि ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। या फिर जो एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ आप उनकी एब्सेंस में भी मुकदमा चला सकते हो, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट वगैरह बनाया जा सकता है, यहां से क्वेश्चन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बाकी ये कि पुलिस वालों को जो है अब एक सर्टेन टाइम लिमिट दे दी गई है जिसमें कंप्लेंट पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, या फिर चार्जशीट आप 180 दिनों से ज्यादा जो है एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस को जो है 1 साल का टाइम दिया गया है या फिर 8 महीनों का टाइम दिया गया है चार्जशीट फाइल करने के लिए, स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 महीनों का मैक्सिमम टाइम दिया गया है, उसमें भी 90 दिनों का या 3 महीनों का टाइम है आपके पास में चार्जशीट बनाने के लिए। बचे हुए 3 महीने कोर्ट की मर्जी है कि आपको फर्दर वो एक्सटेंड करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए या नहीं करते, मगर उसके आगे फिर आपको और ज्यादा परमिशन नहीं मिलेगी, और अगर आप चार्जशीट नहीं फाइल कर पाते तो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के ऊपर फिर कार्रवाई वगैरह की जा सकती है। ये सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है इस पे प्रीलिम्स में सवाल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। इसके अलावा रिमिशन ऑफ सेंटेंसेस वगैरह जो है, ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर सवाल बनाया जा सकता है कि मौत की सजा को मैक्स टू मैक्स रिमिट करके आप कितना कर सकते हो। अब अगर ये लिख दिया कि मौत की सजा मैक्स टू मैक्स रिमिट करके 7 साल तक की जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मौत की सजा मैक्स टू मैक्स रिमिट करके लाइफ सेंटेंस तक की जा सकती है, लाइफ की 7 साल, 7 साल वालों की 3 साल एंड सो ऑन। अब इसका मेंस के आंसर राइटिंग में इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो 3 जगहों पे कि बदलते हुए भारत के अनुसार सरकार भी जो है बदलाव कर रही है, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आएगा सरकार के ऊपर जो या सिस्टम के ऊपर लोगों का भरोसा हिला है उसको ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पे ये यूज हो सकता है। टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल करके हम लोग ज्यादा बेटर लॉ की व्यवस्था दे पा रहे हैं या ज्यादा बेटर डिलीवरी दे पा रहे हैं जस्टिस की, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस एग्जाम्पल का। और इसके अलावा एक ये कि जब जनता का भरोसा उठने लगे तो फिर क्या किया जाना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके परिप्रेक्ष्य में प्रियंका रेड्डी का एग्जांपल आप इस्तेमाल कर सकते हैं केस का, या फिर और भी जो दूसरे केसेस हुए थे, जैसे दिल्ली का जो गैंगरेप केस हुआ था 2012 में, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सारी चीजों के एग्जांपल्स लेकर फिर उसमें ये डाल के कि क्योंकि उस वक्त ये चेंजेस नहीं थे, तो जो केसेस इतने सालों तक चले और इतने लंबे वक्त तक जो अपराधी थे वो डॉज करते रहे सजा को, उन चीजों को बचाया जा सकता है। 90% तक आपका कन्विक्शन रेट लाया जा सकता है और स्पीडी जस्टिस दिया जा सकता है। ये सारी चीजें करके आप एक अच्छा जवाब बना सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। 12 अगस्त का जो आपका द हिंदू का न्यूज़पेपर था उसमें प्री प्लस मेंस के हिसाब से यही इंपॉर्टेंट खबर थी, बाकी सब कुछ बाकी जो न्यूज थी वो इतनी रेलेवेंट नहीं थी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब मैं इसके अगले दिन की करंट अफेयर्स की न्यूज लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे साथियों को जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी सब्सक्राइब करने को बोले, एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, एंड याद रखें समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। थैंक यू, जय हिंद।